बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिम जमाली और रूहान बिन शम्स आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आओ बात करें, आपका अपना प्रोग्राम हर बुध की शाम यहाँ इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 755 और वर्जिन 839 पर हम आपके साथ मौजूद होते हैं। और उसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी तादाद व्यूअर्स की ऐसी है कि जो फेसबुक के ऊपर इस प्रोग्राम को देख रही होती है और उसके बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम इसकी वेबसाइट के ऊपर इस्लाम चैनल उर्दू की वेबसाइट पे भी मौजूद होता है। उसके साथ में मोबाइल ऐप के ज़रिए से भी आप ये प्रोग्राम दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर देखते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से हमें आरा मौसूल होती हैं, फ़ीडबैक्स मौसूल होते हैं। आपका अपना एक नुक्ता नज़र जो व्यू पॉइंट है वो हम तक पहुँचता है और उसमें हर तरीक़े का, क्योंकि इसका प्रोग्राम का जो मौजू है, इसका जो फॉर्मेट है वो आओ बात करें हैं। और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि आप इससे मुत्तफ़िक़ हों ना मुत्तफ़िक़ हो, आपकी राय मेरी राय से इत्तेफाक करती हुई हो या उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो, हर दो सूरत में आपकी राय बिल्कुल मोहतरम है और उसकी एक जो है उसका एक अपना जो है वो वज़न है। और इसी हवाले से इन्हीं बातों के दरमियान में मुख्तलिफ़ बातें आजकल जो चल रही हैं हमारे अपने गिरदो नवाह के अंदर सोसाइटी में, हम बिलखुसूस जब बात कर रहे होते हैं सोसाइटी की, तो हम बिलखुसूस बरतानिया और उसके साथ में यूरोप में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके हवाले से उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ वो टॉपिक्स हैं जो उनके अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी अंदाज़ में उन असरात जो है वो छोड़ रहे हैं और वो किस तरीके से इस सोसाइटी के अंदर उन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसके ऊपर बिहेव कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। और उसमें आजकल सबसे जो हॉट टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस जो मौजू है, वो वैक्सीन के हवाले से है। और इस वैक्सीन के ऊपर थोड़ी सी कुछ बातचीत पिछले 2-3 हफ़्ते पहले हमने की थी। आज अब चूँकि ये वैक्सीन जो है वो ज़्यादा मासेस के अंदर जो है वो रोल आउट होना शुरू हो गई है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। उससे पहले कि हम अपने मेहमानान को भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करें, मैं रूहान को वेलकम करता हूं। और अगेन चूँकि लॉकडाउन है, रूहान जो है रिमोटली हमारे साथ मौजूद हैं। जी रूहान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बशाशियत आज कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, तो कोई खास आपने भी वैक्सीन तो नहीं लगवा ली है कहीं? अच्छा, वैक्सीन तो बिल्कुल मैंने लगवा ली है और मगर वैक्सीन लगवाने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इससे जो है कोई बशाशियत आ सकती है। ये जो बशाशियत है वो अहमद शाहीन की बनाई हुई जो चाय है उसका असर है और ये बशाशियत आपके चेहरे पर नहीं आ सकती उस वक्त तक कि जब तक आप वापस जो है वो स्टूडियो के अंदर नहीं आए और इस चाय से लुत्फ़अंदोज़ ना हो। तो कुछ टॉपिक के ऊपर आप कुछ बातचीत कर लें, मेरे ख्याल है जो इसकी एक जो अहमियत है उसके हवाले से। बिल्कुल इब्राहिम, मेरे ख्याल में एक अहमियत तो इसकी, जिसे कहते हैं ना कि तस्लीम शुदा अहमियत हो चुकी है कि इस वक्त जो वैक्सीन है ये एक बड़ा अहम ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर हर तरफ बात होना ज़रूरी है। और इस हवाले से भी कि कुछ इसके अंदर शुबहात भी मौजूद हैं, कुछ लोगों के इसके हवाले से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन जब तक इन पर बात नहीं होगी, जब तक मुख्तलिफ ज़ावियों से और नुक्ता नज़र सामने नहीं आएंगे, शायद ये शुबहात रफ़ा होना भी मुश्किल होते चले जाएँ। तो इस पर बात करना, इस पे मुसलसल लोगों को इस चीज़ के लिए आमादा करना या उभारना कि ये जो एक वैक्सीन आ रही है, ये जो हुकूमत की तरफ से रोल आउट की जा रही है, इसको कैसे हम अपने तमाम ज़िंदगी के शोबों के अंदर बेहतरी की उम्मीद के साथ अपना सकते हैं। क्योंकि अब तो हालात हो चुके हैं ना कि जहाँ जिसे कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा वाली जो बात होती है, कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो पिछले 1.5-2 साल से हालात चल रहे हैं, इसकी नज़र के अंदर अगर उम्मीद की एक छोटी सी भी किरण हमारे सामने आई है जो कि बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है, तो इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए और कोशिश करनी चाहिए कि इसके बारे में शुबहात, तहफ़्फ़ुज़ात या मुख्तलिफ आरा सामने आती रहें और जो भी चीज़ें हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं वो समझें कि वो तहफ़्फ़ुज़ात से दूर होके और क्लैरिटी की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। जी बिल्कुल ठीक है। इसके मौजू पर बात करना मैं सवाल से ज़रूरी है और मुख्तलिफ, जैसे आपने कहा कि आरा और नुक्ता नज़र सामने आना भी बेइंतहा ज़रूरी है। जी बिल्कुल रोहान, एग्जैक्टली इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सामने लेकर इसी जो मकसद है इसको अपने पेश नज़र रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ कुछ ऐसे लोगों को भी इंगेज करें कि जो कम्युनिटी के अंदर फ्रंट लाइन पर कम्युनिटी के मुख्तलिफ तबक़ात
से के साथ जो है वो इंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व्ड हैं, और उनके साथ मुख्तलिफ़ अंदाज में उनके जो सवालात और जवाबात जो हैं एक डायलॉग, एक मुकालमे के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो ये चूँकि ये वैक्सीन है, वैक्सीन के ऊपर दो तरीक़े की जो बातचीत आम तौर पर हो रही है, जो अगर कोई भी ऐसी बातचीत के जिसको जो है कुछ वज़न दिया जा सकता है, एक तिब्बी नुक्ता नज़र से हो रही है, मेडिकल रीज़न की वजह से हो रही है, और दूसरी जो बातचीत हो रही है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो ये दोनों जो खदशात हैं, दोनों टाइप के जो खदशात हैं, उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे, और उसमें हमारे साथ दो माहिरीन अपनी अपनी फ़ील्ड के जो है वो मौजूद होंगे, और बल्कि मौजूद हैं, पहले जो शरीक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और आपका ताल्लुक़ जो है वो बर्मिंघम से है। मिडलैंड में मुसलमानों की जो कम्युनिटी, एक अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, उसमें एक अपना मजहबी रहनुमाई का जो फ़र्ज़ है 1997 से ये यहाँ पर अदा कर रहे हैं बर्मिंघम के अंदर, मिडलैंड्स के अंदर। और मेरे ख्याल है कि जो हमारे वो नाजरीन के जो मिडलैंड से जिनका ताल्लुक़ है, और बाकी ओवरऑल आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपकी आवाज़ सुनी जाती है, पसंद की जाती है, और आपके ऊपर जो है वो फॉलो किया जाता है। मौलाना तैयबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं और इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो आप कुछ अपनी जो खैर खैरियत है उससे आगाह कर दें। उसके साथ में पिछले दिनों आपका एक वीडियो क्लिप देखा जिसके अंदर आपने भी वैक्सीन जो है वो लगवाई है, और चूँकि अब आपने ख़ुद अपनी इस का जो है वो आगाज़ किया है, तो आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद? सबसे पहले तो इस्लाम चैनल की पूरी टीम का शुक्रिया, और जनाब इब्राहिम जमाली साहब, रोहान बिन शम्स साहब, नाम ही इतने खूबसूरत हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया आज बात करने का। तो पिछले दिनों मैंने वैक्सीन लगवाई, हालांकि मैं 47 हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कॉल की गई कि इस, हालांकि पहले तो 80 जो है उनको बुलाया गया, फिर जिनकी एज 70 है और 60 तक अभी आए हैं लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में चूंकि एक ताल्लुक है, और कादरिया ट्रस्ट और एक बहुत बड़ी यूरोप की एक बड़ी मस्जिद जो बनने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मैं खादिम हूँ बर्मिंघम के अंदर, और जमात अहले सुन्नत बरतानिया का सीनियर नायब अमीर हूँ, और BCM बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मास्क का मैं नायब जो है चेयरमैन हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया था और वैक्सीन लगवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे काफ़ी इफाका है, और 3 मई को दूसरा जो वैक्सीन का हिस्सा है इंशाल्लाह वो मुझे लगेगा। मैं यही कहूँगा पूरी अपनी कम्युनिटी से कि आज जितनी शरह अमवात ब्लैक अफ्रीकन के अंदर इससे पहले थी, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अफसोस कि जो सब कंटिनेंट पाको हिंद है, वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे लोगों के अंदर शरह अमवात बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, और यहाँ पे हमारे कब्रिस्तान हैंड्सवर्थ तकरीबन वो तो बढ़ चुका है, स्मैदिक का है, सटन कोल फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा कब्रें जो हैं वो कम रह गई हैं, और मसाजिद के अंदर 8 जनाजे एक दिन जो है वो उठ रहे हैं। तो मैं कहूँगा खुदारा इसको कोई मजाक न समझे। जिस तरीके से हम अपने डॉक्टर और अपने GP पे ट्रस्ट करते हैं, और उससे हम फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, हम हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, मेनिंजाइटिस है, TB है, और पोलियो है, और जब हम साल में ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम जो है ट्रस्ट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मिंबर और महराब से, मसाजिद एक आम पिलर है इस कंट्री के अंदर, उलमाए किराम और जितने भी मशाइख हैं, हमारे स्कॉलर हैं, और जिस मकतबा फ़िक्र से हैं, उन्हें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर कम्युनिटी को इसकी तरफ वो राग़िब करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़ल लहू शिफा, कि जब भी कोई बीमारी आती है तो उससे पहले अल्लाह ताला उसकी जो है शिफा भी पैदा कर देता है। जब भी कोई बीमारी आती है तो ये जो कोरोना वायरस की जो ऑक्सफोर्ड हमारी वैक्सीन निकली है, फाइजर है अमेरिका की, तो इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ से रहमत है, और इसमें उलमाए किराम, मैंने मिस्र के अंदर भी
10 रोज़ा तदरीबुल फतवा दारुल इफ्ता के अंदर मैं गया था, तो वहाँ के उलमाए कराम ने और तकरीबन तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने यूनानी नस्ली ये फतवा दिया है कि इसके अंदर कोई जानवर की या किसी इंसान की कोई चीज ऐसी शामिल नहीं है, बल्कि ये हलाल है और इंसानी जान बचाने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है। जैसे हम अपने जीपी पे और अपने लोगों पे जिस तरीके से ट्रस्ट करते हैं, और उसी तरीके से हम कोरोना वायरस की जो वैक्सीन निकली है, इस वैक्सीनेशन के अंदर हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे सेंटर ने, हमारी मसाजिद ने और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 4 टेस्ट रखे गए हैं 5 वीक्स के अंदर, तो इंशाअल्लाह इसमें पॉजिटिव केस कम होंगे, अमवात की अब देखें शरह सबसे कम है और 17.5 या 8 अबाउट मिलियन लोगों को वैक्सीन जो है उससे ज्यादा लोगों को लग चुकी है। तो इसके असरात जो हैं वो आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में, व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। तो बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। जी यकीनन। देखिए मौलाना, आपने बहुत सारे वो सवालात के जो हमारे पास मौजूद थे उनका सवाल पूछने से पहले ही बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पूरा और मुकम्मल जो है जवाब दे दिया है। और मेरा ख्याल है कि जो इशू है ना, इशू वो तो अब तक किसी स्कूल ऑफ थॉट के किसी मुस्तनद आलिम की तरफ से इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं की गई है, कोई एतराज़ नहीं किया गया है। जो जनरल पब्लिक है हमारी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पब्लिक, उसके अंदर जो इशू है वो सोशल मीडिया पे चलने वाले वो मैसेजेस हैं जिनका कोई सर पैर, कोई किसी किस्म का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर भी सिर्फ़ और सिर्फ ट्विस्ट किया गया है कुछ लोगों की बातों को। और तो आप इस हवाले से, जब आप चूँकि कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं, फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों से आपका रब्ता होता है, लोग आते हैं, तो आप अभी इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं कि जिस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है, आपने ख़ुद जो है वो आगे बढ़कर एक रोल मॉडल बनकर, तो आप किस अंदाज़ में देख रहे हैं लोगों को का बिहेवियर थोड़ा सा कुछ बेहतर होता हुआ महसूस हो रहा है? ये तो जमाली साहब आपको पता है कि जब तक किसी पे तकलीफ नहीं पहुंचती तो वो प्रोपेगेंडा, और खास करके सोशल मीडिया पे हर आदमी आज डॉक्टर बना हुआ है और अपनी तरफ से, हालांकि जो भी काम हो हमें उस एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। जब हम बिलीव करते हैं अपने डॉक्टर को, अपने जीपी को और हॉस्पिटल के अंदर जो कंसल्टेंट है, तो हमें चाहिए कि हम जो सोशल मीडिया के डॉक्टर हैं उनकी तरफ बिलीव ना करें। और जैसे पूरी दुनिया के अंदर कभी कोई धुएं से कोरोना वायरस का इलाज कर रहा है तो किससे कर रहा है, तो हमें उस तरफ नहीं, बल्कि जो 6 महीने की रिसर्च के बाद अल्लाह ने रहमत की और ये वैक्सीन आई है, तो हमें इसको लगाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो पहले नहीं मान रहे थे, जब उनकी फैमिली में 7-8 हमवात हुई तो उन्होंने बिल्कुल मसाजिद में भी आना छोड़ दिया, उन्होंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया। क्यों? कहने लगे जी पहले हमें यकीन नहीं था, और तब यकीन आया जब हमारी फैमिली के अंदर इतने लोग फोत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा जो हैं वो इस वक्त 75 हैं अबाउट, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। मुफ्ती आज़म बरतानिया जो ईद के हवाले से और रमजान के हवाले से टीवी पे रोज़ हिलाल कमेटी का मैं भी साथ होता हूँ, ऐलान करते हैं, उन्होंने लगवा ली है। हमारे बड़े बड़े उलमा और हमारे एमपी और हमारे काउंसलर्स और जो भी कम्युनिटी का फेस है उन्होंने लगवा लिया। तो कम्युनिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब आगाही आ रही है, वो जो प्रोपेगेंडा था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन के लिए खैर ही खैर है, जब उस पे गम आता है तो सब्र करता है तो भी उसको सवाब मिलता है, और जब उस पे खुशी आती है तो ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला उसके नेमतों में इजाफा फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। लेकिन बहुत खूब मौलाना, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात कही है। रूहान, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, कुछ बात करना चाहते थे? एक अगर मुख्तसरन मेरी आपसे गुजारिश हो कि बड़े जो तहफ़्फ़ुज़ात और शुबहात लोगों की तरफ से आते हैं वो ये हराम और हराम की तमीज़ के दरमियान आते हैं। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू रख दी कि इस हवाले से एक मुत्तफ़िक़ा राय आ चुकी है उलमा की
लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ा आपसे कहूँ कि मुख्तसरन लोगों के सामने वो उसूल आप बयान कर दें, किसी भी चीज़ को हराम और हलाल करार देने के उसूल क्या रखा जाता है, उसकी माहियत है, उसका अगर माहियत से तब्दील होके कोई और उसके अंदर जो है कोई समय के एलिमेंट बन चुका है उसकी तरफ देखा जाता है, या फिर उसके अज्जाए तरकीबी को देख के कहा जाता है कि जी इसको हलाल या हराम करार दिया जा सकता है। ये उसूल मेरे ख्याल में अगर आप मुख्तसरन आम फहम अंदाज में लोगों के सामने रख दें अलामा साहब, तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों के शुबहात शायद इससे रफा भी हो जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया जनाब रूहान बिन शम्स साहब, आप तो हैं ही सूरज और आपकी रोशनी इस्लाम चैनल से हवा के दोष पर लोगों के घरों तक पहुंच रही है। हराम और हलाल ये बय्यन है, ये वाज़ेह है, और जो चीज़ इंसान के लिए तकलीफ दे होती है तो उससे कुरान और हदीस, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस जो है वो हमें उससे मना किया गया, और जो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन याद रखें, जब इंसानियत को बचाना हो और ऐसा वक्त आ जाए कि इंसानियत खतरे के अंदर हो, जैसे इस वक्त इंसानियत खतरे में है और यहाँ पे 1,21,000 से ऊपर लोग अमवात जो हैं वो तकरीबन इस मुल्क में हो चुकी हैं। तो उस वक्त अगर डॉक्टर जरूरत के मुताबिक ऐसा अमल करें भी तो वो जायज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीन जो कोरोना की निकली है, ऑक्सफोर्ड की है, फाइजर की है और दूसरी है, इनके अंदर कोई चीज हराम नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है और लोगों के अंदर खदशात पैदा किए जा रहे हैं। मैंने जुमा की नमाज पढ़ाई तो खुतबे के अंदर मैंने कोरोना के हवाले से बताया कि मैंने वैक्सीन लगवाई। नमाज के बाद एक साहब आए और मुझे कहा जी इसके अंदर यह है कि इसमें ऐसी चिप डाली जाती है कि इंसान जो है ना वो कंट्रोल होता है, वो उसको कंट्रोल किया जाता है कहाँ जा रहा है। तीसरी चौथी जो है उसकी पुश्त के अंदर नस्ल के अंदर औलाद नहीं होती। मैंने कहा आपकी एज क्या है? तो उन्होंने कहा 70। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अब तो तुम्हारी औलाद होती नहीं है तो तुम्हें किस चीज की फिक्र है? और ऐसी चीज होती तो हमारे जीपी क्यों लगवाते, डॉक्टर क्यों लगवाते? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई ऐसी आराम के अज्जा शामिल नहीं, और कोई ऐसे बच्चे जो पैदा होते ही मर जाते हैं उनके अज्जा शामिल नहीं है। ये सारा सोशल मीडिया जो है, ये पहला ये होता था कि बात होती थी वहां रह जाती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया एक ऐसा फितना है जिसके अंदर खैर भी है और शर भी है। तो अब जब लोग बात करते हैं तो वो लोग उस पर बिलीव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी से ये जो प्रोपेगेंडा है वो जाहिर हो रहा है, और लोग तेजी के साथ खुद फोन करके, बल्कि जो ऐसे सेंटर यहाँ पे लोगों ने दिए हैं बर्मिंघम के अंदर, खुद फोन करके वहाँ पे टाइम ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्द अज जल्द हमें लगाई जाए, क्योंकि आगे जाके आप उम्रे पे जाएंगे, हज पे जाएंगे, फिर भी आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल मौलाना, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आप इस हवाले से इस टॉपिक के ऊपर यकीनन आपके अंदर बहुत एक आगाही मौजूद है, और हमारे जो गुज़िश्ता हमने जो प्रोग्राम किया था इस हवाले से बहुत सारे नाज़रीन उन्होंने ख़ुद भी अपना जो एक तजुर्बा है वो बताया कि उन्होंने ख़ुद वैक्सीन लगवा ली है या अपनी वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं, और जीपी ने मुख्तलिफ़ टाइमिंग जो है वो दे दी हैं। तो इस हवाले से बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है, पहले हिस्से में अल्लामा तैयबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरे हिस्से में डॉक्टर रिजवान अकरम जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके मेडिकल हवाले से भी हम बातचीत कर रहे हैं, तिब्बी हवाले से भी, और उसके साथ में इसका शरई जो नुक्ता नज़र है, मजहबी जो एक नुक्ता नज़र है, उसके हवाले से बातचीत करें। अच्छा मौलाना, एक चीज़ मुझे आप ज़रा बताइएगा, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है और इसके बारे में बहुत आम तौर पर लोग सवाल करते हैं, जिनकी पहली वैक्सीन का कोर्स अभी इस वक्त हुआ है, आम तौर पर उनका जो दूसरा कोर्स आएगा वो रमज़ान के दिनों में किसी वक्त जो है वो एक्सपेक्टेड होगा। तो आप क्या बताते हैं कि जिस वक्त वो रोज़े की हालत में होंगे उनको वैक्सीन लगवाने से कोई उनके रोज़े के ऊपर कोई असर वसर तो नहीं होगा? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, और ये अभी बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है। तो उसमें उलमाए कराम की इसमें दो राय हैं। पहली राय तो यह है कि इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता, खास करके वो मसल का जब होता है तो उससे नहीं टूटता। लेकिन अब्बास ने कहा कि नहीं, जो मरीज बेहोश होते हैं या उनको इंजेक्शन लगाया जाता है तो खुराक जाती है, तो अंदर कोई भी चीज जाए तो इससे रोजा टूट जाता है। तो चूंकि मेरा भी जो है दूसरी डोज जो आ रही है वो रमजान मुबारक के महीने में आ रही है, तो उस हवाले से हमें उस दिन का जब डोज लगे
तो हमें चाहिए कि रोजा पूरा कर लें और बाद में एहतियातन हम रमजान के बाद एक रोजा रख लें। उसमें कोई कफारा भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है आपने, ताकि अगर किसी के जहन में कोई शुबा भी मौजूद है तो वो शुबा भी वो ख़त्म हो जाए और एक जो रोज़ा है वो एक नफिल रोज़ा जो है वो भी हो जाएगा और उसका अजर और सवाब भी हमें उस तरीके से मिलता रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी आप अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना और जो उलमाए कराम है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस्लाम में है कि मजबूरी की हालत में अगर ज़िंदगी बचानी हो तो हराम भी खाकर तो आप ज़िंदगी बचा सकते हैं। मतलब कि उस वक्त ज़िंदगी बचाने के लिए ये जायज़ है, लेकिन हम मुसलमान जो हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम इतना ही हराम और हलाल का ख्याल रखें जितना कि हम इस एक इशू बना लेते हैं किसी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हराम होती हैं। एक खाली हराम गोश्त खाना ही हराम नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया, आपका जो नुक्ता नज़र है बिल्कुल समझ में आ रहा है। मौलाना ये इसको थोड़ा सा मैं अगर ब्रीफ कर समराइज़ कर दूं तो सिर्फ हराम और हलाल की जो तमीज़ है वो आम तौर पर हमारे अंदर उस वक्त क्यों आती है कि जब कोई मतलब सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो है वो हराम और हलाल क्यों देख रहे होते हैं, बाकी जो पूरी एक जो लाइफ स्टाइल है, जो हलाल लाइफ स्टाइल है, उसके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं जाती है? बहुत हमारी बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि हम सिर्फ कोरोना वायरस में आके हराम और हलाल का प्रोपेगेंडा करके लोगों के दिलों के अंदर शकूक शुबहात जो है वो पहुंचा रही है। झूठ बोलना ये भी हराम है, और कि गीबत करना, बैकबाइटिंग करना, हालांकि कुरान में आता है कि जिसने बैकबाइटिंग की ऐसे जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया, तो वो भी हराम है। हम तो सिर्फ शराब पीने को और हराम खाने को ही हराम समझते और बाकी अपनी महफिलों के अंदर किसी की इज्जत को तार तार कर दें और इसको हम कुछ नहीं समझते। तो ये मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर जान बचानी हो तो बकदरे ज़रूरत वो ऐसी चीज खा के भी अपनी जरूरत को पूरी कर सकती है। उसको इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वो इस्तेमाल करे, तो वो उसको उस वक्त इजाजत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान हुआ जिसके हाथ और पांव से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं और आपने सहाबी से पूछा कि तुम्हें पता है काबतुल्लाह की कितनी शान है, इस पे 120 रहमतों का रोजाना नुज़ूल होता है, लेकिन इससे बड़ी भी एक चीज है। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हजरत इंसान का दिल है। जिसने इंसान का दिल तोड़ा तो ऐसे है कि काबा गिराने से भी ज्यादा इसका गुनाह है। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें चाहिए कि ऐसी चीजों का हम खास करके ख्याल रखें। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद हम हमेशा उसका अगर पूरे तौर पर ख्याल रख रहे हों और अपनी पूरी बाकी जो पूरी ज़िंदगी है उसके अंदर भी हलाल और हराम की उसी तरीके से तमीज़ कर रहे हों, तो फिर हमारी एक ज़िंदगी जो है वो उस तरीके की ज़िंदगी हो जाएगी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इरशादात और उनके फरमुदात के मुताबिक होगी। रूहान, अल्लामा साहब ने बहुत ही मुख्तसर और जामे अंदाज में वो तमाम सवालात जो इस वक्त मौजूद हैं उनका अहाता कर लिया है। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, मैं आपसे चाहूँगा कि इस हिस्से को अगर कंक्लूड कर लें 1 मिनट में। बिल्कुल, अल्लामा साहब ने जो गुफ्तगू रखी है उसके बाद उसमें जो पेश इजाफे की इस कदर ज़रूरत और अहमियत बाकी नहीं रहती, लेकिन जो बात उन्हें बड़ी अहम मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने एक अपील भी की और एक उसूल मुसल्लमा पेश कर दिया तमाम हमारी मुसलमान कम्युनिटी के सामने, इंसानी जान की अहमियत, उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत किसी भी चीज़ से बढ़ के। तो इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर 5 लाख के करीब अमवात का हिस्सा जो है वो हिंसा अबूर हो चुका है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे रवैयों के जरिए से ना सिर्फ ये कि हमारी अपनी जिंदगी बल्कि इस पूरे माशरे की, क्योंकि वायरस का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है कि जब तक आप खुद एक लिहाज से वैक्सीनेशन या प्रोटेक्शन के जरिए से उसके अंदर महफूज होते हैं नहीं है,
तो आप किसी और के लिए भी खतरा जो है वो बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रूहान, इसके ऊपर हम ब्रेक से वापस आकर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा तैयब रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शरीक हुए। और आखिर में यही आपसे आपकी इजाज़त से आखिरी बात करूंगा कि 2021 का ये साल हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस वक्त दुनिया के वो NHS के तेज तरीन निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, उन ममालिक में कि जिस वैक्सीन को बड़ी तेजी के साथ लगा रहा है और वैक्सीन को बनाया है। हमें चाहिए कि NHS के साथ ताउन करें और ये एक लिहाज से अब हमारा इस वक्त जो है वो मजहबी फरीज़ा भी बन गया। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह किसी और वक्त ज़रूर आपको दोबारा मदऊ करेंगे और आपकी राय से इस्लाम चैनल उर्दू के नाज़रीन मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। और हम जो बातचीत कर रहे थे अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, वो कोरोना की जो वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन, उसके ऊपर जो खदशात हैं, जो शुबहात हैं, और बिलखुसूस इसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ज़रिए से जो एक बहुत ही बेसरोपा और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसके हवाले से आपकी अपनी राय क्या है? देखें, जो हम मुसलमान जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं ख़ास तौर पर, हमारे लिए दो मुख्तलिफ जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। एक तो हेल्थ और मेडिकल साइंस और उससे जो रिलेटेड और उससे जो मुंसलिक लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक अपनी राय है। और इसी तरीके से शरई नुक्ता नज़र से, दीनी नुक्ता नज़र से, मजहबी जो एक इसके अंदर एंगल मौजूद है, उसके हवाले से। तो ये दोनों नुक्ता नज़र हमने आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर इकट्ठे किए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद थे, उसके साथ में एक अल्लामा साहब मौजूद थे जो अपनी राय से जो है वो हमें मुस्तफ़ीद कर रहे थे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमने अपने साथ एक जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, ख़ासे यंग भी हैं मगर उसके साथ में एक्सपीरियंस भी हैं, और वो वैसे तो एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी उनका। और उसके साथ में एक ख़ास बात मैं आपसे ये भी तज़किरा करता चलूँ कि ये जर्मनी में रहते हैं, और चूँकि यूरोप के अंदर जितने हम मुसलमान या पाकिस्तानी जो लोग मौजूद हैं, वो कमोबेश एक ही किस्म के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनका हमने सामना किया इस पूरे पेंडेमिक के अंदर। तो डॉक्टर रिजवान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो आप अपनी खैर खैरियत से आगाह करें। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, सारा कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वैक्सीन लग चुकी है हमें। अच्छा, वैक्सीन मैं पहले शुरू से बताता चलूं ताकि लोगों को मिसकंसेप्शंस ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वैक्सीन लग चुकी है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का जो एक वो बाकायदा आगाज़ करेंगे, रूहान भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास भी कुछ सवालात हैं जो वो करना चाह रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, उनको पहले शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जो है वो आगे की तरफ लेके जाते हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जमाल साहब कैसे, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद साहब आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप ना बड़ा काम कर रहे हैं ये अवेयरनेस के लिए। तो ये है कि ये आप मौलाना को भी लेके आए हैं, माशाल्लाह मौलाना भी बड़े मॉडरेट हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। और इनका हमें इस वायरस में ना जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनको ज्यादा सुनना चाहिए। ये अभी आ गए, हमें मशवरा करना चाहिए। जी बिल्कुल। बाकी रूहानी लोग जो हैं इनका भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो पॉजिटिव है जी, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो भी हमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन पे असर ही नहीं होता है। अच्छा महमूद साहब, आपको महमूद साहब, ये जो प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है ना, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जर्मनी से, डॉक्टर रिजवान अकरम साहब। तो उनकी गुफ्तगू सुनेंगे ना, तो उसके अंदर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बातचीत कर रहे होंगे इस कोविड की वैक्सीन। फिर ये होगा कि मैं उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर आपसे करूंगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
मोहतरम, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि जिनके जो कोरोना की वैक्सीन का इंजेक्शन की नंबर रमज़ान शरीफ में आएगा है, उनके लिए गुजारिश है, चूँकि ये एक तरह का स्पेशल इंजेक्शन है। इसके अंदर काफ़ी ताकतें और कुव्वतें हैं जो कि उस बीमारी को रोकने के लिए, तो इसलिए वैसे भी आम इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है, ये यकीनी इत्तेफाकी बात है। और लेकिन इस इंजेक्शन में पहली जो गुजारिश ये है कि अगर उस महकमे को कहा जाए कि जो मुसलमानों का नंबर अगर रमजान में आने वाला है उनको या तो रमजान से पहले लगवा दें, अच्छा, या रमजान शरीफ के बाद में लगवाएं। देखिए कॉलर, आप मैं थोड़ा सा आपको यहीं बीच में जो है ना इंटरप्ट करूंगा। जो हमारे जो स्कॉलर थे पिछली वाली, उसके अंदर उन्होंने ये बात तफसील के साथ बता दी थी कि इससे रोज़ा जो है वो नहीं टूटता है, और मगर ये कि जो दूसरी राय मौजूद है कि आप एक रोज़ा जो है वो रमज़ान के बाद एक नफिल रोज़ा जो है वो इसके हवाले से आप रख लें अगर आपके दिल के अंदर शुबहात मौजूद हैं तो चूँकि वो राय मौजूद है और वो एक राय बहुत अच्छी, एक मोतबर आलिम है, एक मोतबर जो है वो स्कॉलर ने ये बात कही है, तो मेरे ख्याल है हम उसी की राय पर इक्तफ़ा करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर को ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी सैयद साहब। जी, मुझे एक बात सबसे पहले सिखानी थी, जो मैंने पहले सुना था आपके प्रोग्राम में, जो हमारे दीनी आलिम आए थे, उन्होंने कहा कि रोज़े में इंजेक्शन लगवाने से वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं उसमें हाईलाइट ये करूँगा कि अगर किसी वजह से फर्ज कर लीजिए आपकी जो टर्न है सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन की वो रमज़ान में पड़ती है और आपका टाइम टेबल ऐसा है कि आप उसको एक्सटेंड करके रमज़ान के बाद लगवा सकते हैं, ये भी एक उसका मसले का हल है। और जो दूसरी चीज़ मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा वो ये है कि जिस तो वैक्सीनेशन लगाया जाता है मान उसके रिएक्शन होते हैं, साइड रिएक्शन, तो कम बेश हमारे तजुर्बे में ये आया है कि आमतौर से 2-3 दिन जो है लग जाते हैं उसमें आपको ठीक होने में, उसमें टेम्परेचर भी हो सकता है। तो जरा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर फर्स्ट करिए रोजे की हालत में या किसी ऐसे टाइम के ऊपर इंजेक्शन लगे जो रोजा खोलने के बाद का टाइम है, उसका असर आपकी। अच्छा ठीक है, अपने सैयद साहब देखें इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे खासी तफसील से रमज़ान के जो प्रोग्रामात हैं ना उसके अंदर, मगर ये कि डॉक्टर साहब चूँकि मौजूद हैं और उनसे कुछ सवालात, बहुत अहम सवालात जो है वो हमने करने हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब इससे पहले कि हम कुछ सवालात, आप एक जनरल जो है इस वैक्सीनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया है तो मुझे मौका फराहम किया कि मैं भी आपके अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल सकूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा शक व शुबात है, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है अनफॉर्चुनेटली, और लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होती हैं कि ये चीज़ क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ जनरल चीज़ें मैं आपके सामने अपने नाज़रीन को बताऊँ ताकि उनके लिए थोड़ी आसानी हो समझने के लिए कि ये इसका जो पूरी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी जो इसका हल क्या हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम अभी इस वक्त बात करें, इस वक्त इंग्लैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आज तक 18 मिलियन डोजेस जो है लोगों तक पहुंच चुकी हैं, जो पहली डोज है। जर्मनी के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज मिल चुकी है। पूरी दुनिया के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 250 मिलियन लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। हर मुमालिक के अंदर अगर जर्मनी के हवाले से एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, पाउल एरिख इंस्टीट्यूट, जो कि इस वक्त बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है इसकी साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी जो बेनिफिशरी, और इसके अंदर साथ साथ जो है वो ये भी देख रही है कि इसके अंदर डिफरेंट जो शोबे हैं वो स्टडीज़ कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के अंदर भी ये इस वक्त मॉनिटर हो रहा है। येलो पेज के नाम पे उन्होंने एक इदारा कायम किया है जिसके अंदर वो साइड इफ़ेक्ट्स को बाकायदा तौर पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं और सारा कुछ उसके अंदर इवेल्युएट कर रहे हैं। यूके के अंदर 2 वैक्सीन इस वक्त हुई है। एक वैक्सीन जर्मनी में बनाई गई है बायोटेक फाइजर की, वो आरएनए के ऊपर बेस्ड है। दूसरी जो वैक्सीन इंग्लैंड के अंदर वैक्सीनेट हो रही है वो एस्ट्राजेनेका की है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उन्होंने बनाई है। दिस इज़ अ वेक्टर वैक्सीन जो कि मॉडिफाइड डीएनए के साथ लोगों को दी जा रही है।
यूरोपियन यूनियन के अंदर 3 वैक्सीन्स की इजाज़त मिली है। एक तो ये 2 जो यूके के अंदर है, उसके अलावा एक अमेरिका में जो मोडर्ना कंपनी है उन्होंने भी एक बनाई है, वो भी सेम लाइक बायोटेक फाइजर आरएनए के ऊपर बनी है। तो बेसिकली जाहिर बात है इनकी जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है जो कि यूरोप के अंदर इजाज़तनामे देती है वैक्सीनेशन की, उससे पहले जो स्टडीज़ 3 फेज स्टडीज़ जो इन कंपनीज ने की है जुलाई के शुरू में उन्होंने शुरू की थी 2020 में, और उसके अंदर जो लोग जो साइड इफ़ेक्ट्स उस वक़्त जो बताए गए थे स्टडीज़ के अंदर, सेम साइड इफ़ेक्ट्स इस वक़्त अगर आप 200 मिलियन लोगों के ऊपर देखेंगे या 17 मिलियन लोगों को इंग्लैंड के हवाले से और 6 मिलियन 7 मिलियन लोगों को जर्मनी के हवाले से देखेंगे, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जो उस वक़्त बताई गई थी एट द सेम रेशियो वही साइड इफ़ेक्ट्स इस वक़्त भी मिलने को देखने को मिल रही है। सही। तो इसके अंदर बेसिकली क्या साइड इफ़ेक्ट्स मेनली सबसे ज़्यादा कौन सी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं? लोकल टेंडरनेस, मसल एंड जॉइंट पेन, फ्लू लाइक सिम्टम्स, ऐसे जैसे आपको कोई बीमारी हो रही है, दर्द हो रहा है, हेडेक्स, फटीग, आपको थोड़ी सी ज़्यादा सुस्त, जिसको सुस्ती कहते हैं, वो हो रही है। और बायोटेक के हवाले से आपने शायद देखा भी होगा कि वहाँ एक औरत को मिली थी तो वो उस वक़्त गिर गई थी, तो लोग कह रहे थे कि ओह माय गॉड इसको एलर्जिक रिएक्शन हो गई, ये मर गई है, लेकिन वो मरी मुरी कोई नहीं थी, शी फेंटेड एंड शी केम बैक। तो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन 1 in 100,000 केसेस के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है बायोटेक के अंदर। इस पे लोगों को थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर उनको बायोटेक मिल रही है वैक्सीनेशन, तो वो पहले से अगर उनको कोई एलर्जी है मौजूद तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें। लेकिन वो अपने लोकल जीपी या जहाँ भी वो वैक्सीनेशन हो रही है ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर लोगों को बताई जाती हैं। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो कि आज का टॉपिक भी है, लैंसेट के अंदर जो कि एक जर्नल है, दुनिया के अंदर बहुत रीनोन मेडिसिन का जर्नल है लैंसेट, उसके अंदर उन्होंने पिछले महीने में शाया किया था, एक पब्लिश किया था एक पेपर, जिसके अंदर उन्होंने 32,000 लोगों को पूछा कि what are their opinions about the vaccination, and around 16% of them expressed high level of mistrust with extremely negative attitude। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अंदर इसके अलावा एक और भी उन्होंने स्टडी की थी, उसमें उन्होंने देखने की कोशिश की थी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा इस चीज़ जो कि ज़्यादा हेसिटेंट है। तो उसके अंदर जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर पता लगा कि वुमेन सबसे ज़्यादा हेसिटेंट है, उसके साथ यंगर एज ग्रुप्स, लेस एजुकेटेड पीपल एंड अनफॉर्चुनेटली जो ब्लैक पीपल एंड देसीज उसके अंदर जो है काउंट होते हैं। तो एक बिल्कुल जो ताज़ा तरीन चीज़ कलामी के आपकी माजरत चाहूँ कि इस हवाले से भी मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात लेके आए हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, क्या क्लिनिकल ट्रायल्स के दरमियान इनका डेटा आदाद शुमार उस लेवल का मौजूद है कि जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके कि ये इक्वली तमाम कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट करती है? क्या इस हवाले से कोई बातचीत या रिसर्च सामने आई है? हाँ जी, अगर आप अब चूंकि आप इंग्लैंड में, हम इंग्लैंड की बात करते हैं, एस्ट्राज़ेनेका के बारे में, जो एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो उन्होंने तकरीबन 22 जो उनकी जो स्टडी थी, जब उन्होंने वैक्सीनेशन उन्होंने टेस्ट ट्रायल के अंदर उन्होंने शुरू की थी, उसके अंदर जो उन्होंने लोगों को चूज़ किया था वो बेसिकली 90% एट द एज बिटवीन 18 and 64 थे, और अबव 9% जो है वो 64 एंड ओल्डर थे उस स्टडी के अंदर। और उसके अंदर अगर आप देखें तो 75% वाइट थे, 10% ब्लैक थे और 3.5% एशियन थे। तो बेसिकली इफ यू चेक द पॉपुलेशन एंड द डेमोग्राफी ऑफ यूके और इंग्लैंड, तो आपको उसके अंदर भी जाहिर बात है अगर 5% एशियन अंदर, तो ऑब्वियसली जो स्टडीज़ के अंदर है उसके अंदर भी उसी रेशो में तकरीबन वही चीज़ शुमार होते हैं। तो यस ऑफ कोर्स आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन द डाटा इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट, एंड जो स्टडीज़ के अंदर लोग शामिल थे उसके अंदर ब्लैक भी शामिल थे उसी रेशो में और एशियन भी शामिल थे, देसीज।
जी रूहान, आप कुछ बात करें। मैं इसी वाले से डॉक्टर साहब एक जो बड़ी मुसलसल शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के जहन में आ रहे हैं, मुसलसल इब्राहिम ने बड़ी बात की ना कि मेरे ख्याल में आजकल तो मुफ्ती गूगल और अल्लामा व्हाट्सएप का बड़ा मसला है सबसे बड़ा। जितने भी डॉक्टर और हमारे उलमाए कराम हो उनके मुकाबले में मुफ्ती गूगल और अल्लामा व्हाट्सएप हमेशा जीत जाते हैं। तो ये एक सवाल आता है कि जी अगर ये इस कदर ज़रूरी है, इस कदर अहम है वैक्सीनेशंस, तो गवर्नमेंट्स जो हैं जितनी भी, चाहे बरतानिया में हो, यूरोपियन यूनियन में हो, मैंडेटरी क्यों नहीं करती हैं वैक्सीन्स को कि जी सबको लगवाना लाजमी है, ताकि फिर शुबहात तकरीबन सारे ख़त्म हो जाएं। इसको क्यों अभी तक जो है वो चॉइस के ऊपर रखा गया लोगों की? देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके इल्म में और आपकी नाज़रीन के इल्म में लाना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली हम यहाँ वेस्टर्न के अंदर एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं और यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ लॉज हैं जिसके मुताबिक हमें यहाँ रहना पड़ता है, और जो कि हुकूमत को जो हुकूमत कर रहा है उसको भी उसके अंदर ही रहना पड़ता है, लॉज के अंदर। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि वो हमें बाय फोर्स हमें ऊपर डाल सकें कि ये तुम्हें करने के मस्ट है। ये तो पहली बात। दूसरे ममालिक के अंदर it's a little bit different. China, for instance, has passed PRC law on vaccine administration on 29th June 2019. उस वक़्त उन्होंने, अब आप कहें कि 2019 में तो ये वायरस नहीं आया था, ये उन्होंने इस कोविड के हवाले से नहीं उन्होंने ये लॉ पास किया, लेकिन उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि एवरी वैक्सीनेशन विच इज़ important for the health of common people, it has to be done, it has to be forced. तो उन्होंने बाय लॉ इस चीज़ को कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस गुफ्तगू को हम यहीं से जो है वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, उनके अगर कोई क्वेश्चंस मौजूद हैं। जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अफजाल साहब, आप हमारे तो मेहमान आज वहीं आपके ही महल्ले से हैं, जर्मनी से ही हैं भी। इसी वजह से आज सिर्फ हाजिर लगवाने के लिए हैं आए। कोरोना वैक्सीन खदशात और आपकी राय। जब मार्केट में कोरोना वैक्सीन का टीका आए, जो खुशी से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाए तो फिर वो कोरोना की मुसीबत से बच जाए। अल्लाह बेली। बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं कोलोन से, जर्मनी से। वो हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी राय के साथ शामिल होते हैं। कुछ और कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं और उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा आपने मौजू रखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह हम फ्लू का जब एवरी ईयर लेते हैं तो उसमें फ्लू के जरासीम डाल दिए जाते हैं, तो क्या कोरोना की वैक्सीन में ऐसा तो नहीं है? बिकॉज जो लोग कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं वो सिक हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट द ओल्ड एज आई एम टॉकिंग अबाउट द 40 years and 38 in my family. When they get it, they get very sick. After that they get a temperature, all this situation, all this side effects I'm talking about, and some get the corona vaccination, they get the corona after 8 days. अच्छा जी बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो मेरी भी अपनी कोई 45-46 ईयर्स की एज है और वैक्सीन मैं भी ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन जो फ्लू जैब जिस वक्त लेते हैं तो उसके बाद भी एक आध दिन जो है वो कभी कभार बुखार हो जाता है, तो उसी तरीके का कुछ बुखार, कुछ कंधे के अंदर जो है वो हल्का सा वो फीलिंग रही, ठीक है, मगर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल। और मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने उसका तस्करा किया था, उसके ऊपर फर्दर बातचीत कर लेते हैं। कुछ और कॉलर्स मौजूद हैं और अगर मुख्तसर आप अपनी जो राय है वो रख लें और ताकि हम इसको जो है वो कंक्लूड कर सकें। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भैया? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि वैक्सीन जो है जब इस बहुत से ऐसी यूरोप मुल्कों में, इस मुल्कों में ऐसी बहुत लोग ऐसे है कि उसके पास वीजा अगर कुछ है नहीं, वो लोग क्या करेगा? उसको लिए लोगों के लिए क्या बंदोबस्त है? जिसके पास वीजा नहीं है वो कैसे जाएगा, किधर जाएगा, कौन लगाएगा उसको पकड़ देगा, उसको क्या कर देगा? ये भी एक बात है ना, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर दो आप लोग कि इसका क्या होगा। ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल पूरी हो गई है। और एक और कॉलर जो है उनको भी शामिल कर लेते हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं ही दे दूंगा, डॉक्टर साहब बाकी जो गुफ्तगू है उसको मुकम्मल करेंगे। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम जवाली साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा सब कुछ सलाम के। अच्छा, बात यह है कि ये जो पहले एक बहन कह के गई है हराम लाल का, बड़ी अच्छी बात करके गई है मैं पुत्री को उसके साथ, बल्कि सब लोग होंगे। अच्छा, दूसरी ये बात जो अभी कॉलर आई है, तो इनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि डॉक्टर इमरान खान, आप लोग कितने हफ्तों से ये कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन लगाओ। मैंने भी इंजेक्शन लगवाया, माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा बेटा 37 ईयर्स ओल्ड है, वो लास्ट फ्राइडे को लगवा के आया है और माशाल्लाह ठीक ठाक है, कोई ऐसा मसला नहीं। मुझे ये जो फ्लू का इंजेक्शन है ना, तकरीबन 15-16 साल से लग रहा है और मैं हमेशा हर साल वो मुझे फोन कर देते हैं, मैं लगवाती हूँ, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह ये नहीं, अब देखना जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका जो मैसेज है ना, वो बिल्कुल मैसेज हमें मिल गया है, चूँकि हम प्रोग्राम के अपने आखिरी हिस्से के अंदर हैं, इसको हमें कंक्लूड करना है। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं हमारे साथ। और ये जो कॉलर्स की जो लाइन है वो तकरीबन अच्छे खासे और भी मौजूद थे, मगर डॉक्टर साहब हमें चूँकि मुकम्मल करना है। अच्छा, वो भाई जिन्होंने ये बात पूछी थी ना, अच्छा ये वैक्सीन जो है वो कोई अपनी मर्ज़ी से जाकर जो है वो नहीं लगवा सकता। इसके लिए आपको जीपी या आप जिस सर्जरी से मुंसलिक हैं वो आपको इनवाइट करेंगे, आपका नंबर आएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जिस तरीके से, उसी तरीके से पॉसिबल है। जैसे आप NHS के साथ रजिस्टर्ड नहीं है अगर, तो वैक्सीन का जो सिलसिला है उसका हो सकता है किसी अगले मरहले में इसको जो है वो बिल्कुल हर कोई आए और लगवाए, मगर अभी तक वो कैफियत तो बहरहाल वो सिस्टम जो है वो नहीं है। डॉक्टर साहब, हम बातचीत कर रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से और आप कुछ और गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले कि रूहान अपने क्वेश्चन जो है वो शुरू करें, हमारे पास कोई 5-7 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट तकरीबन, तो आप अपनी बात जो है इसको मुकम्मल करें रूहान के पहले, अगले क्वेश्चन से पहले। हाँ, वैसे मैं आपके सामने एक और बहुत ज़रूर एक चीज़ जो लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसराइल, आपको पता है कि इसराइल के अंदर ऑलमोस्ट 95% जो लोग हैं उनकी जो आबादी के वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं इस वक्त। उन्होंने अभी कुछ 3 दिन पहले एक स्टडी उन्होंने रिलीज़ की है जिसके अंदर उन्होंने 1.7 मिलियन पीपल को उन्होंने जिनको वैक्सीन लगी है उनको चेक किया है। And there have been some very interesting findings जो कि लोगों को बताना ज़रूरत है। So first thing is that the vaccine reduces the risk of severe illness at 96%. Second, 98% of positive COVID cases didn't have fever or breathing problems. और तीसरी बात, in 99% COVID positive didn't end up in hospital or dead. और सबसे अहम जो इस स्टडी का, जो आपको पता है कि हम इस वक्त लोग सवाल पूछ रहे थे कि यार ये जो वैक्सीन है इसके ज़रिए जो कोविड है ये आगे स्प्रेड होता है, ये नहीं होता। एंड दे फाउंड आउट दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैक्सीन रिड्यूसेस 90% रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। इसका मतलब कि अगर आपको वैक्सीन लग गई है और अगर आप एक हर्ड इम्यूनिटी आपको मिल जाती है ब्रिटेन में, EU में, पूरी दुनिया में, तो जो रिस्क है इसकी जो आगे बढ़ाने का वो बहुत ज़्यादा इसको जो है ना कम कर देता है। तो इस हवाले से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो अभी भी शक व शुबा के अंदर अभी उनको प्रॉब्लम्स है वैक्सीनेशन करने की, उनको ये समझना चाहिए कि आगे से मे बी अराउंड अक्टूबर के बाद जब सारों को ये वैक्सीन मिल चुकी होगी, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रहे हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू फ्लाई एनीवेयर by an airline, they will ask you for a pass, like vaccine pass. अगर आप होटल में जाना चाहते हैं आपको वैक्सीन पास की जरूरत होगी। अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं वो आपको कहेंगे कि विदाउट वैक्सीनेशन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि people are going to be divided into those who have vaccine, who have been vaccinated, and those who hasn't. तो लोगों को ये अभी से उसके लिए जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। रूहान, हमारे पास कोई तकरीबन 3 मिनट जो है इस प्रोग्राम के अख्ताम में बाकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना जो एक आखिरी के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको समराइज़ करके एक ही क्वेश्चन जो डॉक्टर साहब से पूछें और डॉक्टर साहब उसको जो है वो कंक्लूड कर लें। बिल्कुल, मैं एक सिर्फ सवाल इस हवाले से, डॉक्टर साहब आपने ट्रैवल का भी तज़किरा किया, जिस शख्स को वैक्सीन लग जाती है वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे अभी तक वैक्सीन रोल आउट नहीं की गई, जैसे पाकिस्तान जाते हैं, कहीं और जाते हैं, क्या उनको वायरस लग सकता है दोबारा वैक्सीनेशन के भी और सिर्फ वो सिवियर नहीं होगा, या आपकी वायरस से ही प्रोटेक्शन हो सकती है इस वैक्सीन को लगवाने के बाद? यही वजह थी कि मैं आपको वो इसराइल की जो स्टडी है रिसेंटली वो मैंने आपको बताई है, जिसके ज़रिए
जाहिर बात है हम तो बस जो स्टडीज है जो इस वक्त हो रही हैं, जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, जो कि इनपुट आ रहा है डाटा, उसके मुताबिक ही बंदा जवाब दे सकते हैं। ये वबा पहली दफ़ा आई है हमारी ज़िंदगी में, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, रिसेंटली 2 दिन पहले ये आई है स्टडी, उसके अंदर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि ये अराउंड 90 to 95% रिड्यूस करता है रिस्क हर चीज़ में। लेकिन दैट मीन्स that you still have the chance to get कोरोना। ठीक है, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब वो आपने उसका तस्करा जो है वो एग्जैक्टली कर दिया था। आप अपनी तरफ से बिल्कुल ये फाइनल जो मिनट्स हैं उसके अंदर इसको अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड कर लें ताकि हम फिर अपने प्रोग्राम को कंक्लूड कर सकें। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो इंफॉर्मेशन फ्लो है ना वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप अपने जो पर्सनल जीपी है या कोई अपना जो भी आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा डॉक्टर है और जो ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लैंड के अंदर या यूरोप के अंदर, आप उनसे रब्ता करें, आप उनसे सवाल पूछें, आप उनसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप उनको कोशिश करें कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको कोई सॉल्व किया जाए। और आप बिल्कुल ये ना समझे, मुझे भी वैक्सीन लगी है, ऑलमोस्ट एवरीवन जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको वैक्सीन लगी है, किसी को कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ ये ज़रूर हुआ है कि एक दिन के लिए उसको थोड़ी सी बीमारी हुई है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, थोड़ी सी दर्द, जॉइंट पेन, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं किसी को कुछ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ओवरऑल जो है ये एक सेफ प्रोसेस जो है वो कंसिडर किया गया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवान अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे जर्मनी से, आपका बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त जो है वो निकालना। नाज़रीन इसी के ऊपर इक्तिफ़ा करते हैं, इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और इब्राहिम जमाली और रूहान बिन शम्स को इजाज़त दीजिए। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।